सभी को नमस्कार। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 42 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 16 और मॉडल पेपर नंबर 2। ये आपका अंतिम मॉडल पेपर है, आपकी एग्ज़ाम परसों है, उसके हिसाब से हम पूरा आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। एक मॉडल पेपर हमने पहले किया था और एक मॉडल पेपर आज कर रहे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप अच्छे से इसको करिएगा आप एग्ज़ाम से पहले। और आपने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो परसों आपके एग्ज़ाम हैं, तो उससे पहले आप 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स एक बार देख लीजिएगा, लेक्चर 1 से लगाकर 41 तक, और आज का है आपका 42। इन लेक्चर्स को अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम आप देंगे उसमें, क्योंकि हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे करे हैं। 2012 से लगाकर 2024 तक के एमपी के और आईसीटी के प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हमने डिस्कस किए हैं और 15 फुल लेंथ टेस्ट किए हैं हमने। आज का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 16 है, जिसमें से 2 हमारे आज मॉडल टेस्ट पेपर हो जाएंगे और 14 आपके प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से फुल लेंथ टेस्ट हो गए थे। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की रियावन लहसुन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये है आपकी रतलाम जिले की रियावन लहसुन। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे अपन। देखिए, हाल ही में रतलाम जिले की जावरा तहसील के रियावन गांव के स्वादिष्ट लहसुन को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। रियावन लहसुन के लिए जीआई पंजीकरण प्रक्रिया जनवरी 2022 में चेन्नई में किसान उत्पादक संगठन मतलब एपीओ रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा शुरू की गई थी। तो ये कहाँ पे है? रियावन एक गांव है, इसलिए यहाँ पे जो लहसुन का नाम क्या पड़ा है? रियावन लहसुन। और ये जावरा तहसील जो है रतलाम ज़िले की, यहाँ पूछा गया है किस ज़िले की, तो हमें रतलाम ज़िले, यहाँ पर रतलाम ज़िले पे हमें टिक करना पड़ेगा। तो आपका पहले का क्या हो जाएगा? बी, फर्स्ट का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रतलाम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान, देखो उड़ान दे रखा है UDAN, इसका मतलब ये है कि उड़े देश का आम नागरिक, ये दे रखा फुल फॉर्म। उड़ान का फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। योजना के तहत किन 2 मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने की योजना की घोषणा की गई है ना? कौन से 2 हवाई अड्डे हैं जिनको विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 2 का ए हो जाएगा, गुना और शिवपुरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किनको की गई है? गुना और शिवपुरी को। तो उड़ान योजना के अंतर्गत है ना, उड़े देश का आम नागरिक। देखिए, उड़े देश का आम नागरिक योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना मतलब RCS के रूप में शुरू किया गया था। ये उड़ान के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे 2 जगह 2 शहर ऐसे हैं, कौन कौन से? गुना और शिवपुरी, गुना और शिवपुरी। तो 2 का ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। 31 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश की किस ऐतिहासिक नगरी को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 31 अक्टूबर 2023 को। तो आप करंट अफेयर भी एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, 2023 का और 2024 का, है ना। तो यहाँ पर जो है किसको दी गई है? ग्वालियर को। डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज़ पूछे तो भी आपको यहाँ पे ग्वालियर लगाना है ना। तो क्रिएटिव सिटीज़ में शामिल किया गया, ग्वालियर को संगीत विरासत के लिए चुना गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है यूनेस्को का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर जो है सिटी ऑफ म्यूज़िक किसे नाम दिया गया? यहाँ पे ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक की मान्यता दी गई है। तो ग्वालियर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी आप करंट अफेयर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। मूक MOOC का पूर्ण रूप है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मेजर ओपन ऑनलाइन कोर्स, माइनर ओपन ऑनलाइन कोर्स या इनमें से कोई नहीं। तो
4 का जो है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 का ए, है ना, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन देख लिए थोड़ा इसका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और भारत सरकार द्वारा रेडियो के साथ साथ शिक्षा की समग्र गुणवत्ता बढ़ाने के लिए टेलीविज़न पर विभिन्न शैक्षिक पहल शुरू की गई। उनमें से एक MOOC MOOC है। MOOC का मूल दर्शन 3A है ना। इसका मूल दर्शन क्या है? 3A, अर्थात कभी भी मतलब एनी टाइम, किसी को भी मतलब एनी वन, और कहीं भी मतलब एनीवेयर। तो ये इसका 3A का मतलब ये होगा, एनी टाइम, एनी वन, एनीवेयर। यहाँ पे MOOC का फुल फॉर्म क्या हो गया? मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया है कि ICT में आपको क्या करना है, फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स, ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर के रिक्त स्थान है, क्या है? कंपनी है, इंटरनेट है, खोज इंजन है। खोज इंजन मतलब सर्च इंजन, या वेब ब्राउज़र है। तो इसका जो 5 का है आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वेब ब्राउज़र्स के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, सर्च इंजन्स के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे जो 5 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए आप, एक वेब ब्राउज़र आपको इंटरनेट पर कहीं भी ले जा सकता है, जिससे आप दुनिया में कहीं से भी पाठ, चित्र और वीडियो देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके एग्जांपल हैं मोजिला फायरफॉक्स, ये भी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र है, और सफारी जो एप्पल का, वो भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो ये आपको एग्जांपल्स अच्छे से याद रखना है इनके, है ना, अच्छे से पढ़ के जाना आप एग्जांपल्स वेब ब्राउज़र्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये ICT का क्वेश्चन, ये भी आपका की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? वर्तमान समय में ICT की क्यों आवश्यकता है? देखो ICT का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था आपको, क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हिंदी में बोलते हैं। तो सूचना को डिजिटल रूप में डालने के लिए, पुस्तकालय सेवाओं का व्यापक रूप से प्रसार करने के लिए, तीसरा उपयोगकर्ताओं को अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सारे क्या हैं, इसलिए इनकी आवश्यकताएं तीनों जो दे रखे हैं उनकी। अब देखिए यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म एक्सप्लेनेशन में दे दिए हैं आपको। ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी, HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कुछ फुल फॉर्म थे, आप याद रखिएगा इनको, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और यदि आपने हमारे जो YouTube चैनल पे कम्युनिटी ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं, ICT के, MPGK के, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे आपको पोस्ट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं उनको और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 का आपका डी करेक्ट हो गया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अनुप्रयोग एवं परिचालन पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं आपके एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। मतलब इसका भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं अनुप्रयोग व परिचालन पद्धति के आधार पर, है ना। अनुप्रयोग ये दे रखा है के आधार पर 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 प्रकार, इनके 3 भाग दे रखे हैं ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, RLG का पूर्ण रूप है? रिमार्क लाइब्रेरी ग्रुप, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, रीअरेंजमेंट लाइब्रेरी ग्रुप, या रिकॉल लाइब्रेरी ग्रुप। तो आपका जो है 8 का वो बी करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप। एक्सप्लेनेशन देख लो थोड़ा। शोध पुस्तकालय समूह RLG क्या बोलते हैं हिंदी में? शोध पुस्तकालय समूह एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसमें 150 से अधिक शोध पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालय एवं अन्य सांस्कृतिक स्मृति संस्थाएं शामिल हैं। तो ये यहाँ पे आज का आपका करेक्ट हो जाएगा
क्या हो जाएगा, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रिक्त स्थान वेबसाइट पर स्थित होता है जो कि लोगों को साइट पर विशिष्ट शब्द अथवा पद के लिए खोज में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा, है ना? लाइब्रेरी आएगा, बस आएगा, सर्च बॉक्स आएगा या लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट है आपका वो हो जाएगा 9 का सी। सर्च बॉक्स वेबसाइट पर स्थित होता है जो कि लोगों को साइट पर विशिष्ट शब्द अथवा पद के लिए खोज में सहायता करता है। तो इसका 9 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। खोज बॉक्स या सर्च बॉक्स वेबसाइट पर स्थित होता है जो लोगों को साइट पर विशिष्ट शब्द अथवा पद के लिए खोज में सहायता करता है। खोज इंजनों के द्वारा नेट पर कहीं भी उपलब्ध सूचना का पता लगाने के लिए उपयोक्ताओं की सहायता करने के लिए अतिरिक्त खोज बॉक्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है। स्वयं, आपने पढ़ा होगा स्वयं के बारे में, स्वयं का पूर्ण रूप है ये बताना था। तो स्वयं का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ये सी वाला, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये यहाँ पे स्वयं का पूर्ण रूप है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। 10 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्वयं के बारे में देख लीजिए थोड़ा। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों मतलब पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास कि शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत जो हैं पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया, मतलब क्या डिज़ाइन किया गया है कि आप किसे डिज़ाइन किया गया है? तो क्या आपका डिज़ाइन किया गया है स्वयं, है ना। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में आगरमालवा जिला गठित किया गया था। यह राज्य का किस क्रम का जिला है ना। जिलों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें, कितने ज़िले हैं वर्तमान में अभी, ये भी अच्छे से हमें याद होना चाहिए। तो ये 2013 में जो एक ज़िला बना था आगरमालवा, ये किस क्रम का ज़िला था अपने प्रदेश का? 52वां ज़िला था, 51वां, 53वां या 50वां? तो 11 का जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 51वां ज़िला था मध्य प्रदेश का आगरमालवा ज़िला। कौन से क्रम का ज़िला है? 51वां ज़िला है। तो 11 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में शाजापुर ज़िले से पृथक कर, किससे यहाँ पे पृथक किया था? शाजापुर ज़िले से अलग होकर आगरमालवा नाम से एक नया ज़िला गठित किया गया था, जिसे मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे? 10 संभाग और 51 ज़िले। अभी भी कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं और 55 ज़िले हैं, ये याद रखिएगा। वर्तमान में कितने ज़िले हैं मध्य प्रदेश में? 55 ज़िले हैं और 10 संभाग हैं। तो 1 अक्टूबर, देखिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो दे रखी है। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ ज़िले से पृथक कर कौन सा ज़िला बना गया है? निवाड़ी ज़िला, जो मध्य प्रदेश का 52वां ज़िला था। 51वां ज़िला कौन सा था? आगरमालवा। और 52वां ज़िला कौन सा है? निवाड़ी। ऐसे आपको क्रम याद रखना है। 53वां कौन सा है, 54वां कौन सा, 55वां कौन सा, ये भी आप याद रखिए। आप पढ़ के जाइएगा, है ना, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मलखम्ब को राजकीय खेल किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये आपका 12 का हो जाएगा बी, 2013 में। एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको मॉडल पेपर 1 में, तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो उसमें मैंने आपको वहाँ पे ना कमेंट करके बता दिया था कि 2011 वहाँ पे सही होगा। महाशीर को मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कब घोषित किया गया? 2011 में। और यहाँ पर जो है आपका मलखम्ब को 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो 12 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखो, ये भूगोल संबंधित क्वेश्चन है आपका, तो आप अच्छे से पढ़ना है इनको।
निम्नलिखित में से नर्मदा घाटी क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 कथन दे रखे हैं आपको और सही कथन का चयन करना है। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में सामान्य ठंड रहती है। यहाँ अधिकतम तापमान मई में तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है। यहाँ वर्षा की दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम हो जाती हैं और नर्मदा, दूधी, तवा, शक्कर आदि क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं। ये 4 कथन हमें दिए हुए हैं, तो बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है नर्मदा घाटी क्षेत्र के संदर्भ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा भूगोल भी। तो यहाँ पे देखिए आपका इसका जो है वो सारे कथन क्या है यहाँ पे सही है, मतलब 13 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, मैग्नीज के उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है बताना था। द्वितीय है, प्रथम है, तृतीय है या चतुर्थ है। तो 14 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? तो बालाघाट को मैग्नीज नगरी, मध्य प्रदेश की मैग्नीज नगरी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित कौन सी खदान, अब ये पूछ सकते हैं कि बरवेली जो खदान है वो किसके लिए, किस खनिज के लिए है? तो वो है मैग्नीज के लिए। तो बरवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है, एशिया की सबसे बड़ी। तो यहाँ खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान भी बोलते हैं इसको। खुले मुंह की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? बरवेली खदान, जो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। मैग्नीज धातु प्राय काले रंग के प्राकृतिक भस्म के रूप में आर्कियन काल की धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती हैं। तो एक थोड़ा इसके बारे में यहाँ पे दिया गया था, है ना। तो मैग्नीज नगरी बालाघाट और बरवेली जो खदान है बालाघाट जिले में स्थित है, वो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? भोपाल, सागर, रायसेन या जबलपुर? भीमबेटका की गुफाएं, तो 15 का आपका कौन से ज़िले में? रायसेन ज़िले में। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और क्या पूछ सकते हैं आपको। विश्व धरोहर भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में रायसेन ज़िले में स्थित हैं। गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वत मालाओं से घिरी हैं। विंध्य पर्वत मालाओं से पूछ सकते हैं, कौन से पर्वत से घिरी है? विंध्य पर्वत से। इस गुफा को खोजने के श्रेय जो है ये पूछ सकते हैं आपको, किसने खोजा था? विष्णु वाकणकर ने। ये इम्पोर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफा है जो पुरापाषाण काल है ना। कौन सा काल है? पुरापाषाण संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। और इसे कब यूनेस्को ने धरोहर, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? 2003 में। तो ये भी पूछ सकते हैं आपको, 2003 में किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? यूनेस्को ने। किसे किया है? भीमबेटका की गुफाओं को। तो आपका जो यहाँ पर है 15 का, वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति मतलब ST शेड्यूल ट्राइब की आबादी मध्य प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो सरल प्रश्न है, हम पढ़ चुके हैं कई बार। कितना हुआ? 21.1 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हमें जनगणना 2011 के आंकड़े अच्छे से पढ़ के जाना है ना। पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, आपको एक आध क्वेश्चन आएगा सही, 1 से 2 प्रश्न। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लो। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की आबादी, देश की कुल आबादी, देश की तो कितनी है? 8.14 है, और मध्य प्रदेश कुल आबादी का 21.1। ये क्वेश्चन में पूछा गया अभी हमें। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति संख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में 3 सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गोंड और कोल। ये 3 जनजातियाँ सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश में, भील, गोंड और कोल। तो आपका जो है यहाँ पर 16 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन ये डाला है, देखो 91 से 2001 के दौरान मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी थी? आपको पूछ सकते हैं 2001 से 2011 का भी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो याद है, अपने को थोड़ा ध्यान देके चलना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है हमें। 1991 से 2001 कितनी थी 10 की वृद्धि दर? 27.3, 26.4, 25 या 24.3। तो 17 का जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कितनी थी? 24.3 थी। तो 91 से 2001 के बीच में। लेकिन अभी 2001 से 2011 के बीच में कितनी है? 20.3 है। तो ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पे देखिए।
2001 से 11 के दौरान मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी है? राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है 17.7 की तुलना में कितनी है? 20.3। ये अभी का आंकड़ा है, मतलब 2001 से 11 का आंकड़ा कौन सा है? 20.3। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था? 1991 से 2001 में, तो वो कितना है? 24.3 है। पुरुष 10 की वृद्धि दर कितनी है 2011 के दौर में? 19.6। और महिलाओं की 10 की वृद्धि दर कितनी? 21% है। सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला इंदौर है, सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला अनूपपुर है। तो ये आंकड़े भी याद रखिए, 2001 से 2011 के आंकड़े दे रखे हैं ये वाले सारे एक्सप्लेनेशन में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था 1991 से 2001 के बीच में, तो 24.3 10 की वृद्धि दर थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश राज्य गठन किया गया? किस योजना में, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, है ना? और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 18 का आपका बी हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 की अवधि में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और के साथ साथ उद्योगों का विकास करना था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56 के बीच में। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मतलब 1956 से 61 की अवधि के बीच, है ना? तो मतलब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था, है ना? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का जन्म किस जिले में हुआ था? रतलाम, बालाघाट, उज्जैन या नीमच? तो यहाँ पे देखिए जब उनका जन्म हुआ था तब जिला मंदसौर जिला था, है ना? लेकिन अभी वर्तमान में किस जिले में है? वो जो स्थान है वो उनका जन्म स्थान वो नीमच जिले में है, इसलिए यहाँ मैंने मंदसौर की जगह नीमच कर दिया, क्योंकि अभी वर्तमान में नीमच जिले में है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए सुंदरलाल पटवा का जन्म 11 नवंबर 1924 को नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। कुकड़ेश्वर नामक जो स्थान है ये पहले किस में था? मंदसौर जिले में था, लेकिन जब 31 मई 1998 को मंदसौर से अलग हुआ था नीमच, मतलब नीमच जिला बनाया गया था, तब से अब ये कुकड़ेश्वर किस में है? नीमच जिले में है ना? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1990 से 92 तक मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। नीमच जिले का गठन 31 मई 1998 किया गया था मंदसौर जिले से अलग करके। तो यहाँ पे सुंदरलाल पटवा का जन्म 11 नवंबर 1924 को हुआ था। तो ये आप जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं एमपी के, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएँ, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला है यहाँ पर, है ना? कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है कि शुरुआत किस वर्ष हुई? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई ये पूछा गया था। तो 20 का जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अप्रैल 2006 में, है ना? 20 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपने देख लिया, नीमच सही हो जाएगा, 19 का डी। अब देखिए 20 का सी हो गया, है ना? योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? रायसेन, बैतूल, सिंगरौली या बुरहानपुर? तो आप सभी को पता है किस जिले में है। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा, बैतूल जिले में है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो बैतूल जिले में। 21 का बी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए यह बैतूल जिले के पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 1330 मेगावाट है। इस केंद्र को तवा नदी के बांध में बने जलाशय से जल प्राप्त होता है। ये पूछ सकते हैं किस नदी के बांध से जल प्राप्त होता है? तो तवा नदी के बांध में बने जलाशय से। तो ये हो गया आपका सतपुड़ा ताप विद्युत गृह जो बैतूल जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र में स्थित है ना? तो इनके बारे में भी आपको ताप विद्युत केंद्र के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भवभूति की रचना है? मैंने आपको पहले बताया साहित्यकार के बारे में, एमपी के अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। कौन सी भवभूति की रचना है? चंडी शतक, कादम्बरी, मालती माधव या हर्षचरित?
तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन दिया है तो इसका जो आंसर है 22 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। जो बाकी 3 रचनाएं हैं चंडी शतक, कादम्बरी और हर्षचरित, ये किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। तो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे देखो दे रखा है हमें एक्सप्लेनेशन में, देखिए भवभूति की 3 रचनाओं को उनकी प्रमुख रचनाओं के रूप में जाना जाता है। एक तो महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तर रामचरितम, ये किसकी रचनाएँ हैं? भवभूति की। और यहाँ पर जो 3 रचनाएं जो शेष रचनाएं ऑप्शन में कादम्बरी, हर्षचरित और चंडी शतक, ये किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। तो अच्छे से हमें सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं, इनकी और भी जो साहित्यकार है उनकी रचनाएं अच्छे से पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमाड़ी में पहला महाकाव्य अम्मार बोल की रचना किसने की? निमाड़ी में पहला महाकाव्य कौन सा है? अम्मार बोल। और इसकी रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभाकर चौबे, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, गौरीशंकर शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपका 23 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, 23 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 22 का तो आपका सी हो गया और 23 का आपका बी हो जाएगा, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में निमाड़ी बोली जाती है? बड़वानी, खंडवा, खरगोन या उपयुक्त सभी? इसका आंसर सभी को पता है, 24 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, सरल क्वेश्चन भी है, कठिन भी है और मीडियम भी है। मतलब जो पेपर आपका पूछा जाता है उसी प्रकार से हमने यहाँ पर पेपर बनाया है आपके लिए, मॉडल पेपर। देखिए 24 का आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मध्य प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें। गोंडी, बुंदेलखंडी, मालवी या कोरवी? तो आप सभी को पता है ये 3 ऊपर की तीनों बोली जाती हैं। कौन सी नहीं बोली जाती हैं? तो वो है कोरवी, मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती हैं। तो 25 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो है, कोरवी भाषा ज़्यादातर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मृदा अपर्दन मध्य प्रदेश के किस जिले की क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है? मतलब कहाँ पे ज़्यादा मृदा अपर्दन होता है? तो ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? चंबल घाटी में ज़्यादा मृदा अपर्दन की समस्या है ना, चंबल घाटी में। 26 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर लेकर आए हैं। चंबल घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान, एक ये फैक्ट अलग है। चंबल घाटी परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1954 में चंबल नदी पर की गई थी। चंबल नदी जो है यमुना की मुख्य सहायक नदी है। मतलब पूछ सकते हैं कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है और मुख्य सहायक नदी है। तो 26 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश जितने भी आयोग है सभी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग गठन कब किया गया? 27 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1 फरवरी 1994 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 27 का सी करेक्ट हो जाएगा, 1 फरवरी 1994। देखो और उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य ये रहता है कि राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव करना। किसका? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग है ना, निर्वाचन आयोग चुनाव एक ही बात। मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1 फरवरी 1994। 27 का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मतलब जो हमारी एग्ज़ाम ले रहा है MPPSC है ना, का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो 1 नवंबर 1957, 56, 58 या 59। तो मध्य प्रदेश राज्य गठन के साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हो गया था। मतलब 28 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 28 का बी। 1 नवंबर 1956 और 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1956 के कानून धारा 118(3), ये भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। कौन सी धारा है? 118(3) के तहत किया गया था। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1958 में अपनी पहली परीक्षा आयोजित की थी, ये भी पूछ सकते हैं, है ना।
तो आपका जो है 28 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 नवंबर 1956, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति एम खानविलकर या इनमें से कोई नहीं? तो आपने पढ़ा होगा, तो हम सभी जानते हैं न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। 29 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। मध्य प्रदेश राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो सुख का दाता सबका साथी जो गीत है मध्य प्रदेश का राज्य गीत, उसके रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। 30 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये कौन सा है? बरगद का पेड़। कुछ हमने सरल क्वेश्चन भी यहाँ पे डाले हैं, जो आपका पेपर रहता है उसी अनुसार आपका पेपर हमने यहाँ पे बनाया है, मॉडल पेपर। 31 का जो है आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी आप मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय फूल, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, है ना। तो 31 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये ICT क्वेश्चन आ गया, देखिए। DVD का पूर्ण रूप सभी को पता है क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 32 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 32 का ए, है ना। और 32 का क्या हो गया? 31 का क्या हो गया? सी हो गया, और 32 का ए। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का है या डिजिटल वीडियो डिस्क का है, तो भी आपको वही लगाना है, दोनों एक ही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। 32 का आपका क्या हो गया? ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे डी रैम का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका 33 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का पूछे तो क्या हो जाएगा? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम पूछे तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे आपको रोम के बारे में पूछे तो रोम का रीड ओनली मेमोरी। फिर पूछे आपको पी रोम तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर पूछे आपको ईपी रोम तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर पूछे आपको ईईपी रोम तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हमारे कम्युनिटी ऑप्शन में जाकर वहाँ पर भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, पोस्ट किए हुए मैंने, है ना। तो वो भी आप देख लेना एक बार अच्छे से। और जो हमारे पूरी प्लेलिस्ट बनी है MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट MP GK एंड ICT नाम से, तो वो लेक्चर्स जो 41 हो चुके हैं, आज का 42वां लेक्चर है। तो सारे लेक्चर्स एक बार आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा, है ना। परसों आपकी एग्ज़ाम है तो आज से आप शुरू कर दीजिएगा और कल तक सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा एक बार। तो बहुत सारा आपको आइडिया होने वाला है और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आप अच्छे से पेपर वहाँ पे कर पाएंगे। 33 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन कहाँ पर आयोजित हुआ? 15वां ब्रिक्स, है ना, टोक्यो, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 34 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जोहान्सबर्ग कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में। 34 का सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग मतलब दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। ब्राज़ील, कौन कौन भाग लेते हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इनके नाम से इसका नाम क्या है? ब्रिक्स है। कि राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों के साथ साथ 67 देश के अन्य देशों के नेताओं ने भी सम्मेलन में क्या लिया था? भाग लिया था, है ना। खास कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक्स। और ये कब हुआ? 22 से 24 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग मतलब दक्षिण अफ्रीका में। तो करंट अफेयर भी हमें थोड़ा पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कहाँ पर G20 फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, G20 फिल्म महोत्सव का। तो 35 का जो है आपका बी यहाँ पर करेक्ट, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। 35 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा। देखिए, G20 फिल्म महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो सिनेमा के माध्यम से G20 देशों की विविधता और रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। इसका आयोजन भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? सूचना और
प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म महोत्सव निदेशालय के सहयोग से 16 अगस्त से 3 सितंबर तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स थे जो हमने पढ़ा। तो G20 फिल्म महोत्सव एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। 35 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे 2023 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है ना? मिथुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान, AR रहमान या सलमान खान। तो इसका 36 का जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, वहीदा रहमान यहाँ पे सही हो जाएगा। 2023 के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना, किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये आपको करंट अफेयर में पूछ सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, MP के कौन किस किस को मिला और किस किस खेल में मिला, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा, है ना? कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है जो जिसने अर्जुन पुरस्कार जीता। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है। 36 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य के होयसला मंदिरों को भारत के 42वें कौन से नंबर के हैं? 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। कौन से राज्य के मंदिर हैं वो होयसला मंदिर? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या गुजरात? 37 का जो है आपका बी, कहाँ के मंदिर हैं? कर्नाटक राज्य के। होयसला मंदिरों को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। 37 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना? तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही हो जाएगा 38 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 का बी मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2008 में 12,852 थी भारत में, है ना? जो 8% बढ़कर 2022 में कितनी हो गई? 13,874 हो गई। और तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कितनी है? 3907 है दर्ज की गई। और इसके अलावा भारत के केवल 3 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, जिनकी संख्या भी दी गई है 1985, 1879 और 1070, जहाँ पे 1000 से अधिक जानवरों की सूचना दी गई। मतलब ऐसे 3 ही राज्य जहाँ पर 1000 से अधिक है। और मध्य प्रदेश सबसे अधिक कितनी है? 3907 है तेंदुओं की संख्या। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तेंदुओं की संख्या के हिसाब से? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो है 38 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश तेंदुओं की संख्या कहाँ पे दर्ज की गई सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तिघरा बांध किस जिले में स्थित है? देखो ये बांधों के बारे में अच्छे से पूछेंगे, आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, पूछेंगे एग्ज़ाम में। कौन सा बांध कहाँ पर है, कौन सी नदी पर स्थित है, ये पूछ सकते हैं। तो देखो तिघरा बांध भोपाल, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर कौन से ज़िले में है? तिघरा बांध आपका ग्वालियर ज़िले में है। 39 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 39 का डी। तो तिघरा बांध मध्य प्रदेश, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तिघरा बांध मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास तिघरा में स्थित एक ताजे पानी का जलाशय है ना? तो 39 का क्या हो गया आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल गैस त्रासदी आपको पता है 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को 2 से 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को ये घटना हुई थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल या कैलाशनाथ काटजू? तो 40 का जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे उस समय? अर्जुन सिंह थे, है ना? अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे। 40 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्रियों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। राज्यपाल, मुख्यमंत्री। देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है हमें। तो राज्य की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 इंच से 26-30 उत्तरी अक्षांश सही है।
राज्य की भौगोलिक स्थिति 74 9 से 42 से 48 पूर्वी देशांतर, ये भी सही है। राज्य की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 870 किलोमीटर, ये भी सही है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल चौथा जो कथन है वो 15.38 है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कितना है 9.38 है। तो जो गलत कथन है वो कौन सा है 4 वाला है। तो हमें नीचे दे रखा है यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा कथन गलत है, केवल 4, चौथा कथन जो है वो गलत है। तो 41 का आपका सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। अप्सरा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपातों के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है ना हमें। तो ये यहाँ पे देखिए अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है, उज्जैन, इंदौर, पचमढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर स्थित है, पचमढ़ी में, पचमढ़ी हिल स्टेशन पे। तो यहाँ पे देखिए अप्सरा विहार बोलते हैं या अप्सरा जलप्रपात भारत के में स्थित मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद, जिसे अब नया नाम क्या है नर्मदापुरम में, पचमढ़ी हिल स्टेशन पर स्थित है ना। अप्सरा विहार जलप्रपात पचमढ़ी का लोकप्रिय जलप्रपात एवं सुंदर दर्शनीय स्थल है जो पांडव गुफा के पास पचमढ़ी हिल स्टेशन पर स्थित है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है हमें। और अब जलप्रपात जितने भी हैं कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, ये बताना। जीवाजी, देवी अहिल्या, विक्रम विश्वविद्यालय या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। 1946 में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। 1946 में स्थापित मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, सागर में। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, पूछ सकते हैं। कहाँ पे, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। सभी को पता है कहाँ पर है। 44 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इंदौर में है वित्त निगम का मुख्यालय। पिछले जो एग्ज़ाम उसमें पूछा गया था कि ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जबलपुर में है ना, ओलंपिक संघ का मुख्यालय। और यहाँ पूछा गया वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में। 44 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश का देश में स्थान कौन सा है। सभी को पता है कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान प्रथम है। 45 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ जानकारी दे रखी है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। इसी वजह से प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादन के कारण ही विश्व के सोयाबीन उत्पादन में भारत का चौथा स्थान, ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश में इतना उत्पादन होता है, उसी वजह से सोयाबीन के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में चौथा स्थान है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछे तो इंदौर में, और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना जो है वो कहाँ है, उज्जैन में। तो उज्जैन में सोयाबीन का कारखाना है एशिया का सबसे बड़ा। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, इंदौर में। ये भी आपको याद रखना है ना, पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर जो है आपका 45 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी, मतलब प्रथम स्थान है सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में। 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण। अब जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में 2011 की अच्छे से पढ़ के जाना है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछा है आप वाला जिला, धार, रीवा, सतना या सागर। तो कौन सा है आपका, रीवा जिला है। 46 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आंकड़े दे रखे हैं आपको मध्य प्रदेश के सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िले। पहले नंबर पे रीवा, फिर धार, फिर सतना, फिर सागर, फिर छिंदवाड़ा। और आंकड़े भी दे रखे हैं इनके, ये भी देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर, उज्जैन, चंदेरी या भोपाल। तो 47 का जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, चंदेरी में। बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी में। कौन थे उनके बारे में देख लीजिए। बेजू बावरा का जो टाइम पीरियड है 1542 से 1613। भारत के ध्रुपद गायक थे। उनको बैजनाथ प्रसाद या और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता था। वे ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबार में गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे, है ना। तो बेजू बावरा किसके समकालीन थे,
अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। तो यहाँ पर जो है आपका 47 का क्या हो गया, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बेजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी में है। 47 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 ज़िले कौन से हैं? तो आपने पढ़ा होगा, मैप के जरिए आप समझ सकते हैं अच्छे से इसको। तो 48 का जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अलीराजपुर और झाबुआ। तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा मैप के जरिए कि कौन से ज़िले जो है वो अन्य राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हमें कि गुजरात की सीमा सटे मध्य प्रदेश 2 ज़िले कौन से हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। 48 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अंतिम 2 प्रश्न और हैं। कामधेनु गो अभ्यारण्य के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे कामधेनु गो अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस ज़िले में है? तो यह है आपका आगरमालवा ज़िले में, है ना। आगरमालवा ज़िले में। आगरमालवा ज़िला पहले शाजापुर ज़िले में था। जब आगरमालवा ज़िला बना 2013 में, तब ये कामधेनु गो अभ्यारण्य जो है वो आगरमालवा ज़िले में है ना। ये और मध्य प्रदेश सबसे पहला गो अभ्यारण्य भी है ये। तो कामधेनु गो अभ्यारण्य किस ज़िले में स्थित है? आगरमालवा ज़िले में। आगरमालवा से लगभग 50 किलोमीटर दूर। 49 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। तो ये 50 प्रश्न थे। पूरा मॉडल पेपर हमने यहाँ पे सॉल्व किया और परसों आपकी एग्ज़ाम है। सभी को ऑल द बेस्ट। और यहाँ पर आप हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं 1 से लेकर 41 तक, उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा परीक्षा से पहले। परसों आपकी एग्ज़ाम है तो कल आप इनको अच्छे से लेक्चर्स को देख लीजिएगा, स्किप कर कर के देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, है ना। तो एक बार आपको आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो अभी एग्ज़ाम है नवंबर में, उनके लिए तो लेक्चर्स चलते रहेंगे। जिनकी नवंबर में एग्ज़ाम है, अभी जो परसों एग्ज़ाम है उसके लिए लास्ट आपका मॉडल पेपर था। तो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।